अब है टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। इससे पहले हमने ऑर्बिट के बारे में पढ़ा है। बोर मॉडल में बताया गया था कि ऑर्बिट न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ऑर्बिट होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और सब अपने फिक्स्ड एनर्जी लेवल मतलब फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अकॉर्डिंग टू बोर। नील्स बोर के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया था। इनको बोलते हैं ऑर्बिट। और ये याद रहे कि ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2n²। ठीक है, इसमें n क्या है, कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 2 × 1², ये 2 आएगा। सेकंड ऑर्बिट है तो 2 × 2² यानी कि 8। थर्ड ऑर्बिट है तो 2 × 3², 18। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ स्क्वायर है और फोर्थ ऑर्बिट है तो 16 × 2 = 32 ऐसे होगा अकॉर्डिंग टू बोर। और आगे भी मान के चलेंगे हम कि ऑर्बिट ऑर्बिट याद रहे, ये ऑर्बिट के अंदर ये सब क्या है, ये ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट्स हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में हर एक ऑर्बिटल्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, याद रहे ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑर्बिट्स के अंदर ये 2, 8, 18, 32 इतने हो सकते हैं, 2, 8, 18, 32 हो सकते हैं। लेकिन ऑर्बिटल्स, इनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब समझते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में। आ गया, ये तो पिछली बात थी कि सिर्फ ऑर्बिटल्स की बात हुई थी, लेकिन फिर बाद में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का नेचर हमने देखा कि पार्टिकल में वेव लाइक नेचर भी होता है। मोशन में अगर पार्टिकल है तो ये मालूम हुआ कि फिक्स्ड पाथ नहीं होता है इनका, सर्कुलर फिक्स्ड पाथ। ये कॉन्सेप्ट ओवर रूल्ड हो गया। तो फिर अब जब ये ओवर रूल्ड हो गया तो फिर अब आया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसमें हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या पार्टिकल को सामने रखा गया। तो श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया, उसको सामने रख के श्रोडिंगर श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में तो पढ़ना है हायर क्लासेस में, मतलब अगले ही साल, अगले क्लास में ग्रेजुएशन से ही पढ़ना होता है श्रोडिंगर इक्वेशन में। इस क्लास में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है श्रोडिंगर इक्वेशन में। ठीक है, इस क्लास में बस ये ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होगा। ऑर्बिटल्स, उसके बारे में कुछ चीज़ें देखनी है। बाकी श्रोडिंगर इक्वेशन में बस नॉर्मली बस देख लेते हैं। इक्वेशन तो इसका बड़ा है, लेकिन नॉर्मली ये H कैप साई इक्वल टू ई साई। साई मतलब ये PSI पढ़ते हैं, साई साई है। बाकी ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वैसे ये H कैप है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। इसको लेके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन ये है साई, बाकी ये एनर्जी वगैरह। साई क्या है, अभी हमने देखा कि पार्टिकल्स में वेव लाइक नेचर होता है, तो वेव लाइक नेचर होता है तो उसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा। ये साई वही है, एम्पलीट्यूड ये दिखाता है। साई एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, और यही अगर साई स्क्वायर है तो फिर ये दिखाएगा डेंसिटी, डेंसिटी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी। मतलब इससे पता चलता है, इसमें कॉन्सेप्ट ये माना गया ऑर्बिटल्स में कि इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमते, बल्कि एक सर्कुलर रीजन के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस, एक रीजन के अंदर इनकी प्रोबेबिलिटी होती है, डेंसिटी इनकी होती है, पाने की प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब अराउंड द न्यूक्लियस एक सर्कुलर रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यहाँ जो कुछ बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डेंसली अंदर रहते हैं
न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स में ये है कि इनकी प्रोबेबिलिटी होती है इसके अराउंड, जो कि 3 डायमेंशनल में, लाइक बॉल की तरह ये 3 डायमेंशन में ये मोशन करते रहते हैं। जबकि उसमें क्या था कि बस सर्कुलर पाथ में 2 डायमेंशनल घूमते रहते हैं ऑर्बिट में, लेकिन ऑर्बिटल में ऐसा क्या है कि नहीं, 3 डायमेंशनली ये मूव करते रहते हैं इसके अंदर ही, इसके आसपास। ये एक सर्कुलर रीजन में पाने की इनकी डेंसिटी होती है, मतलब इसको हटा दें अगर तो ऐसे ही ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जिसमें डेंसिटी कहीं ज़्यादा होगी, फिर ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, ऐसे कम होती जाएगी। जिसको एक अगर सर्कल से इनक्लोज किया जाए, इस अगर इनक्लोज करेंगे तो हमें एक क्या मिलेगा, ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक है। जिसमें यही साई स्क्वायर डेंसिटी प्रोबेबिलिटी शो करता है। मेन ये है भाई, ऑर्बिटल है ये, जिसमें कोई फिक्स्ड पाथ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। फिक्स्ड पाथ पे नहीं होते, उनके पाए जाने की टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अब डिफाइन कर सकते हैं ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज रीजन इन स्पेस, रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। बाहर भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की इतने रीजन में है, तो इस रीजन को बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। ये है द ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज द रीजन इन स्पेस, region in space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum। वो क्या है, ऑर्बिटल है, ठीक है। ये है ऑर्बिटल्स। अच्छा, ये नया मॉडल जानने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जब बोर मॉडल से काम नहीं चल रहा था तो फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर ऑफ आया। तो नया मॉडल जो ये सामने आया वो किस लिए आया? तो वही बात है कि ड्यूअल नेचर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में जब मालूम हुआ तो बोर मॉडल फेल हो गया। तो फेल हुआ तो फिर नए मॉडल की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और चूंकि वो था क्लासिकल मैकेनिक्स, लेकिन अब इसमें जो मैकेनिक्स यूज हुई है वो है वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स की वजह से श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने भी, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर इन लोगों ने इंडिपेंडेंटली एक मॉडल तैयार किया। ये श्रोडिंगर का जो मॉडल हमने देखा ऑर्बिटल, खैर मेन ऑर्बिटल हमें समझना था। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, वही है ऑर्बिटल। किसी रीजन के अंदर जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वांटम नंबर्स, ठीक है। क्वांटम नंबर्स, ठीक है। क्वांटम नंबर्स, अब चूंकि कोई भी एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अब देखा एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। और हर एटम में 2 से बहुत ज़्यादा, 1 से लेके 1 से शुरू होता है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 100 से ऊपर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर जहाँ तक हम पहुँचेंगे उतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि बहुत सारे एटम्स में बहुत सारे ऑर्बिटल्स भी होंगे। तो इतने सारे ऑर्बिटल्स एक ही एटम के अंदर, इतने सारे ऑर्बिटल्स, इनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो डिस्टिंग्विश करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स यूज करते हैं, जिसकी मदद से, जिसमें 3 मेन है और फोर्थ भी एक है। एंड 4 क्वांटम नंबर्स की मदद से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं उनकी शेप, साइज, ओरिएंटेशन वगैरह देखते हैं कि कौन सा ऑर्बिट है, उसका क्या शेप होगा, ठीक है, साइज क्या होगी, ओरिएंटेशन कैसा होता है, ऑर्बिटल वगैरह या शेल, सब शेल, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। वो 4 क्वांटम नंबर्स की मदद से पता चलती है। वो 4 क्वांटम नंबर्स में
पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि किस शेल कौन सी है। जैसे हमने ऑर्बिट 2 में देखा था, बोर मॉडल में हमने ऑर्बिट देखा कि ये ऑर्बिट है, फिर उसके बाहर एक और ऑर्बिट है, फिर एक और ऑर्बिट है न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, तो वही एनर्जी लेवल है, वो एनर्जी लेवल है, या उसको हम एनर्जी शेल भी कह सकते हैं। ये वही चीज शो करते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल है, 1 है, 2 हो सकती है, सेकंड वाली है, 3 हो सकता है, 4th हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेल। मतलब ये जो न्यूक्लियस है, ये शेल, फिर ये शेल, फिर ये शेल, ऐसे ही शेल बनती जाएगी, जिसमें ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, या इसको हम के, एल, एम, एन एंड सो ऑन ऐसे भी शो कर सकते हैं। यानी पहली वाली जो अंदर है सबसे, जो न्यूक्लियस के जस्ट बाद है, वो क्या है, के है, फिर एल है, एम है, एन है। ठीक है, या 1 2 3 4 ऐसे भी शो करते हैं। इससे एक बात ये भी मालूम होती है कि कौन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा करीब है। डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस कितनी है। एन की वैल्यू 1 है मतलब न्यूक्लियस से सबसे क्लोजेस्ट है, 2 है मतलब सेकंड नंबर पे है, 3 है अगर तो थर्ड नंबर पे, 4 है थोड़ा सा दूर है बाकी सबसे। ठीक है, तो इससे ये भी मालूम होता है। अब ये कहाँ पे यूज हो रहा है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 आगे समझेंगे। नेक्स्ट जो नंबर है क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो क्या दिखाता है, एनर्जी लेवल या शेल को डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या डेजिग्नेट करता है। अब उसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर जिसको एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर सिंपली कह सकते हैं सब शेल। ये सब शेल शो करता है। इससे मतलब सब शेल के बारे में पता चलता है। एल मतलब क्या दिखाता है, सब शेल। ये क्या दिखाता है, शेल, या एनर्जी शेल, या सिर्फ शेल कह सकते हैं, और ये सब शेल। ठीक है, ये सब शेल एल है, एन से क्या रिलेशन है इसका, कैसे रिलेटेड है, तो एल की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 कहीं तक जा सकती है, कहाँ तक, n-1 तक जा सकती है। एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक जाएगी। अगर हमने लिया n की वैल्यू 1 ले लिया तो l कितना आएगा, n-1 यानी कि 0। अगर n की वैल्यू हमने 2 ले लिया तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 से तो स्टार्ट हो गई, 0 और n-1 मतलब 1, 2-1, 0 और 1 मतलब n से एक कम। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 और 2। अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3। ठीक है, ये है। हाँ यार, अमरूद बेच लो। तो ये 1, हाँ चलो हो गया। तो इसमें एक बात ये भी पता चली, ठीक है यार, एक तो ये हो गया सबके लिए, और एक चीज ये भी है, L 0 1 2 3 अगर है तो ये इसको बोलते हैं S सब शेल। अगर 1 है तो इसको बोलते हैं P सब शेल, 2 है तो इसको बोलते हैं D सब शेल, 3 है तो बोलते हैं F सब शेल, फिर F 4 है तो
जी सब शेल एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, GHIJ ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद आगे से यहाँ तो SPDF 4 है, तो उसके बाद GHIJ के एलिमेंट चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये 4 सब शेल्स SPDF हो गए। 0 याद रखना पड़ेगा, L0 है तो S सब शेल, P है तो 1 है तो P सब शेल, अगर L की वैल्यू 2 है तो D सब शेल, 3 है तो F सब शेल। ठीक है, अब उनकी भी कमी थी, वो भी पूरी हो गई। ये भाई, हाँ, तो ये हो गया। अब इसको हम सही से करते हैं, जगह बहुत कम है। तो हमने क्या देखा कि n की वैल्यू और l की वैल्यू, n की वैल्यू अगर 1 है तो l क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आएगा मतलब ये s सब शेल है। n की वैल्यू अगर 2 है तो l क्या आएगा, 0 और 1। ठीक है, इससे एक कम आएगा, यानी इसमें क्या क्या आ रहा है, s आ रहा है और p आ रहा है, क्योंकि s 0 के लिए और 1 p के लिए। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये आएगा 0, 1 और 2, मतलब इसमें आ रहा है s, p और d। ठीक है, ऐसा ही 4 है तो SPDS आएगा, यानी उतनी सब शेल आएंगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 सब शेल, 2 है तो 2 सब शेल, 3 है तो 3 सब शेल। ठीक है, अब ये जो 1 2 3 है, ये 1 2 3 हम यहाँ पे लिखते हैं 1s, मतलब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। अगर ये 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2s और 2p। अगर ये 3 है तो यहाँ पे लिखते हैं 3s, 3p, 3d। ठीक है, अगर यही 4 आ गया तो 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है, तो ये है एजिमुथल क्वांटम नंबर जो दिखाता है सब शेल, जिसकी वैल्यू होगी अगर n 1 है तो उससे एक कम 0, 2 है तो एक कम लेकिन 0 से स्टार्ट करके, 2 से एक कम क्या होगा 1, उससे पहले क्या आएगा 0, 3 है तो एक कम मतलब 2, उससे पहले क्या आएंगे 0 और 1, और 0 के लिए S है, 0 के लिए S है, 1 के लिए P है, 0 के लिए S है, 1 के लिए P है, 2 के लिए D है। बाकी 3 3 3 इसलिए लिया गया क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। ये 2 लिया गया क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। ये 1 लिया गया क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। तो ये हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको याद रखना ज़रूरी है। जो क्या दिखाता है सब शेल, ये चीज़ें याद रखिए, ये ज़रूरी है। और ये याद रखना है n इज इक्वल टू 0 टू n-1, 0 से लेके 1 टू 3 n-1, या सिर्फ 0 भी हो सकता है अगर n की वैल्यू 1 है तो। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल हो गया। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिर्फ m या ml भी दिखाते हैं, क्योंकि आगे स्पिन क्वांटम नंबर आएगा, m या फिर ml दोनों से शो कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे किसी गिवन नंबर ऑफ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर दिया है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, जो L से रिलेटेड होता है, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो माइनस एल से शुरू होगा, 0 तक जाएगा और फिर प्लस, मतलब -L टू +L। ठीक है, -L टू +L होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। अगर L इज इक्वल टू 1 लिया गया तो ml क्या होगा, -1, 0, +1, यानी कि 3 ऑर्बिटल्स होंगे L इज इक्वल टू 1 है तो। और L इज इक्वल टू 1 यानी 1 किसके लिए था, P सब शेल, मतलब P सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होंगे P सब शेल में। अच्छा, L इज इक्वल टू 0 अगर लिया जाए, 0 मतलब S सब शेल,
तब ये ml क्या आएगा, -l, मतलब -0 + 0 क्या, वो तो 0 ही होगा। यानी वन ऑर्बिटल होंगे किसमें, s सबशेल में 1 ऑर्बिटल होगा, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। और अगर हम ले लेते हैं l की वैल्यू 2 ले लिए, 2 मतलब d सबशेल है, तो d सबशेल के लिए ml क्या आएगा, -2 से स्टार्ट करेंगे, -2 -1 0 +1 +2, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होंगे किसमें, d सबशेल में। ठीक है, वैसे ही f सबशेल का फाइंड करेंगे तो उसमें आएगा 7 ऑर्बिटल्स आएगा, और d सबशेल में कितने आ रहे हैं, 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए, ऐसे फाइंड किया जा सकता है। n दिया है तो भी फाइंड कर सकते हैं, n से l फाइंड कर लेंगे और पता चल जाएगा भाई कौन सा है, लेकिन मेन l है। l से मतलब किस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो यहाँ से पता चल गया। ठीक है, तो क्या देखा हमने, s सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स 1, p में कितने 3, d में कितने हैं 5 है, f में कितने हैं 7 आएंगे। और हर ऑर्बिटल में, शुरू में ही हमने बताया कि हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट का अलग है, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में तब कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 5 में कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 7 में कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब याद रहना चाहिए, याद होगा भी, पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे कि s में 1s2 2s2 दो ही हो सकते हैं बस, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, p में 6 तक जाता है, d में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये कैसे पता चला, बाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि ml होता है -l से लेके +l तक इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो यह सब याद रखने वाली चीजें हैं, याद मतलब रटने वाली चीज नहीं है, एक दो बार देख लेंगे समझ में आ जाएगा। मेन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना है, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस जैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो और इसमें छूट गई, ये L = 1 हमने लिया है, तो ml क्या आया था, -1 0 और +1। ठीक है, यानी ये 3 ऑर्बिटल आए थे, तीनों क्या थे p ऑर्बिटल, क्योंकि 1 मतलब p के लिए, p सब शेल के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं x, ये py और ये pz। तीनों का ओरिएंटेशन 3 एक्सिस में होगा, कैसे होगा आगे देखेंगे, स्ट्रक्चर जब इनका पढ़ेंगे तो देखेंगे कि p, तीनों जो p होता है इनका ओरिएंटेशन 3 एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, z एक्सिस पे, या कैसे होता है वो सब पढ़ेंगे आगे। d में और कॉम्प्लिकेटेड होता है, f में तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। खैर, तो px py pz, ये L1 कब आएगा, अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि 2 से एक कम होता है L, जिसमें 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। अगर n की वैल्यू 2 है तो ये तो s के लिए, s को किनारे करते हैं, हम L की वैल्यू 1 ले रहे हैं सिर्फ। तो ये कब आया, जब n की वैल्यू 2 थी, 2, तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे, 2px 2py 2pz। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर 2 दिया है, 2px 2py 2pz अगर दिया है तो समझ जाना चाहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 दिया हुआ है, यानी इसके साथ एक s सबशेल है और p सबशेल है बस। ठीक है, यानी इसमें l क्या है, 0 है और 1 है, 0 मतलब s है और मतलब 2s है, और क्या है 2p है। s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 होंगे, इसमें कितना होगा 6 होगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। अब उसके बाद है लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन, जो कि
जैसे ये सब एक एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एम से एल फाइंड हो रहा है, एन से एल फाइंड हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर ये इंडिपेंडेंट है, ये बाकी नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता है। स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर एम एस, स्पिन क्वांटम नंबर। अब इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहे हैं, अपनी एक्सिस पे भी घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक तो रिवॉल्व कर ही रहे हैं, रिवॉल्यूशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करते रहते हैं। और ये चूंकि रोटेट कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो वो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बेसिस पे ओरिएंट होते हैं। जिस तरीके से मैग्नेटिक नीडल होती है, कहीं पे भी अगर फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, कहीं रख देंगे फ्रीली या टांग देंगे उसको किसी धागे से बांध के, तो वो डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेट के हिसाब से खुद को ओरिएंट करती है। वैसे ये लोग भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स लोग भी हैं कि वो अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं, ठीक है। और भी कुछ वजह हो सकती है, एक दूसरे से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक मान लेते हैं ऑर्बिटल है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरीके से एक दूसरे को ओरिएंट किए हुए रहते हैं, ठीक है। जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। बस यही है स्पिन क्वांटम नंबर, या इसको प्लस हाफ एंड माइनस हाफ ऐसे भी दिखाते हैं कि एक इस तरफ तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, स्पिन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बस यही है स्पिन क्वांटम नंबर में, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो बची हुई है वो अगली वीडियो में, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा क्या बहुत बड़ा है, आने वाले चैप्टर्स बहुत बड़े नहीं होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें देखेंगे। क्या बचा हुआ है वैसे, अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। चलो ये कुछ चीज़ें बची हुई हैं वो अगली वीडियो में